अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी? और आज़ाद अरकान कहाँ जा रहे हैं? कौन इनका वाली वारिस है? सियासी जोड़ तोड़ क्या चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि क्या जो इंतखाबात में कल रात को रिज़ल्ट्स में ताख़ीर हुई, उसके नतीजे में कोई झरलू फेरा गया है। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि न्यूज़ टू यू हम एक जिसे कहते हैं कि क्लेम कर सकें कि हमने आपको कल रात जिस वक्त तमाम जो मीडिया हाउसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस, वो अपने अपने प्रोपेगेंडे और अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाकर अपनी मर्ज़ी के मखसूस रिज़ल्ट बता रहे थे। हमने आपको रात को 2 बजे बताया कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है, ये 2-4% के रिज़ल्ट हैं, ये दुरुस्त अक्कासी नहीं कर रहे। अच्छा, ये हमें पता कैसे चला? देखिए, अब मुझे तकरीबन 31 साल हो गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जर्नलिज़म करते हुए। सन 93 से लेकर आज तक के सारे इलेक्शन भी हमने देखे हैं, सारी कवरेजेस भी हमने की हैं। जब टीवी के ऊपर या अखबार के ऊपर इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है तो किस किस्म के अहकामात आते हैं और किस किस्म और कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं चीज़ों को धुंधलाने के लिए, वो मैंने आपसे कल रात को उसी प्रोग्राम में बताया था कि जियो न्यूज़ पर मुझे बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि उन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार किया। और उन्होंने तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया? उन्होंने तरीक़ाकार ये इख्तियार किया कि फ़र्ज़ करें किसी एक हलके से 30 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आ गया है और उनमें से 4 में जो है फ़र्ज़ आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और उनमें से किसी एक में जो है वो PMLN आगे थी। तो उन्होंने ये किया कि वो जो 4 में आगे थी ना PTI, उसका रिज़ल्ट बता दिया कि जी 4 पोलिंग स्टेशनों में से फ़र्ज़ करें 5 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट दे रहे हैं, 350 पोलिंग स्टेशन है यानी कि 1% 2% इतने। तो उसमें से अगर PTI के जो हैं वो 4 पोलिंग स्टेशनों को मिला दिया, नून लीग का एक मिला दिया और कह दिया जी कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उस 1200 के वोट लेकर आगे है और PMLN का उम्मीदवार जो है वो 200 वोट लेकर आगे है। अच्छा, उसके बाद वो बेईमानी आगे कैसे बढ़ी? जिस वक्त 50, 30, 100 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आया तो PMLN आगे निकल गई, लेकिन उन्होंने वो रिज़ल्ट वहीं पर रोकी रखा जो उन्होंने 3 या 4 या 5 पोलिंग स्टेशनों पर रखा हुआ था, क्योंकि ये सब कुछ एक मुबैना तौर पे बाकायदा प्रोपेगेंडे के तहत हो रहा था, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा था। और इसी तरह हर चैनल ने इसी तरह किया। और मैं कल अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़ा मायूस हुआ और कि वोट एक ऐसी चीज़ है जिसका रिज़ल्ट देते हुए बड़ी एहतियात से काम करना चाहिए। जहाँ का फॉर्म 45 आपके पास नहीं है या RO के ऑफिस से अनाउंस नहीं हुआ या इलेक्शन कमीशन से अनाउंस नहीं हुआ तो महज सुनी सुनाई बातों पर नतीजे नहीं बताने चाहिए। आप शर्त लगा लें कल कोई इलेक्शन हो, उसके अंदर एक उम्मीदवार जो हार जाए, आपको पता हो वो हार गया है लेकिन अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं है, अगर आप उसे कहेंगे कि बताओ जी क्या रिज़ल्ट है, तो कहेगा मैं तो जीता हूँ, और आप उसकी ज़बानी बात को अपना रिज़ल्ट बना के शो कर दें, तो ये बुनियादी तौर पे पेशा वराना बददियानती की बदतरीन मिसाल थी। हमने आपको बताया कल रात को और ये हमारा क्रेडिट है कि जैसा हमने आपको बताया, मैंने उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि जी सुबह तक सिचुएशन बदलेगी और जब 50% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इस खबर की तस्दीक की कि जनाब जो रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर ये गलत हैं और ये गैर मुसद्दक़ा ज़राए से दिए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने फिर ख़ुद उस पर नोटिस लिया, ख़ुद रिज़ल्ट देने शुरू किए, तो उसके बाद असली रिज़ल्ट आए। अच्छा, इसके अंदर एक ऐसा सा खेल हो रहा है चीज़ों को धुंधलाने के लिए। जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से जो है वो ठीक है कि मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की मोनोपोली टूटी है, लेकिन इसके अंदर गंद भी बहुत हुआ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। लाहौर से NA-30 से नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का मुझे तकरीबन कल रात को 10 बजे से पता था, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई फॉर्म 45 वगैरह या फॉर्म 47 जिसमें सारे हल्के का रिजल्ट होता है, तो हमने वो खबर नहीं दी। आज बाकी चैनल्स ने क्या किया, बाकी चैनल्स ने वो कह दिया कि जी वो नवाज शरीफ पीछे हैं और यास्मीन राशिद आगे, हालांकि ऐसी बात सिरे से थी कोई नहीं। एक मरहले पर भी यास्मीन राशिद गिनती में नवाज शरीफ से आगे नहीं निकल पाई, ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा था।
अच्छा, आज क्या है? आज एक ऐसा फॉर्म 47 NA 130 जो नवाज शरीफ वाला था, उसका सोशल मीडिया पे फैलाया गया और मैं हैरान हूँ कि टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ एंकर साहिबान जो हैं वो उस फार्म की बुनियाद पर और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर और अपने इदारों के अंदर एतराज़ कर रहे हैं कि देखें जी, ये तो ये पता लग रहा है कि ये फार्म 47 जरलू फेरा गया है, कि नवाज शरीफ के वोट निकाल के जिता दिया गया है, यास्मीन राशिद को हरा दिया गया है, और ये 30 बंदों के जनाब सिफर वोट हैं। ये कैसे हो सकता है कि जमात इस्लामी के बंदे का भी सिफर वोट हो, पीपल्स पार्टी के बंदे का भी सिफर वोट हो, सारे आज़ादों का सिफर है, किसी ने उनको एक भी वोट नहीं डाला। बंदा कहता है यार बात तो ठीक है, ये अननेचुरल चीज़ है, गैर फितरी चीज़ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो फॉर्म जो शेयर किया जा रहा है फॉर्म 47 130 का, वो जाली है। अब एक आम आदमी को तो नहीं पता, लेकिन आम आदमी को कैसे पता चले? यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वही गलत खबर पे जनाब तबसरे भी करी जा रहे हैं, कमेंट्स भी करी जा रहे हैं। अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये ओरिजिनल फार्म जो 47 है, हल्का NA 130 का, इसके अंदर कोई नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के अलावा बाकी लोगों का सिफर वोट नहीं है, सबके वोट लिखे हुए हैं। ये असली वाला फार्म 47 है। ये हमने कहा आपके साथ ये भी अर्ज़ किया कर दिया जाए। अच्छा, फिर आज जो नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की, उस स्पीच के अंदर उन्होंने दावत दी मुल्क की तमाम सियासी कूतों को कि आए मिलकर जो है हुकूमत बनाते हैं और पाकिस्तान को आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को माशी तौर पर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ कि वो फौरी तौर पर आज ही आसिफ अली जरदारी साहब से भी, मौलाना फजल रहमान से भी, MQM से भी और दीगर जो सियासी कूत हैं उनके साथ भी रब्ता करें, और ताकि हम जो हैं वो सियासत में उलझ कर वक्त न ज़ाया करें, मुल्क को आगे लेके चलें, मुल्क को माशी बहरानों से निकालें। हमारे मुल्क का जो माशी और माशरती स्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उसकी बहाली के लिए हम मिलकर काम करें। और एक बड़ी अच्छी स्पीच की उन्होंने, बड़ी एक पॉजिटिव स्पीच की उन्होंने। कहा कि हम इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते। एक स्टेट्समैन की जिस तरह की तकरीर होनी चाहिए वैसी ही थी। लेकिन उसके अंदर मैं आपको फिर आप कहेंगे हम क्रेडिट लें दें, क्रेडिट तो लेना पड़ता ना जब बंदे ने काम किया हो। तो हमने गलबन कुछ 1.5 या 2 महीने पहले एक मैंने व्लॉग किया था। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका थंबनेल भी आपको हम दिखा सकें इसके साथ। वो व्लॉग मैंने किया था जिसमें मैंने बताया था कि नवाज शरीफ की ज़ाती ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन अकेले भी जीत जाए तो तब भी आसिफ अली जरदारी साहब सदर हों। और आसिफ अली जरदारी साहब उन दिनों ख़ासे मायूस होकर दुबई चले गए थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट किससे मायूस हो क्या नाराज़ होकर दुबई चले गए थे। तो नवाज शरीफ साहब के कहने पर सरकारी जहाज़ भेजकर आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान वापस बुलवाया गया और उनको ये बताया गया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाए। तो ये एक मतलब एक इस साइड पे भी मामला जा सकते हैं। अभी हम अगर ये बात करें कि जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा या बिलावल होगा, तो ये इस चीज़ का जो फ़ैसला है वो हो चुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सियत मिली या 2-3 अक्सियत मिली तो तब वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर वो उनको इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी तो फिर वो शहबाज शरीफ को या किसी और को वज़ीर आज़म बनवा देंगे। ये सारी मैं आपको बताऊँ ये बुनियादी तौर पर ख़बरें नहीं थी, ये सब के सब परसेप्शन थे, ये सब के सब तज्ज़िये थे, ये सब के सब अंदाज़े थे। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो मेरे पास सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे। अब जो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी क्या बात होती है, क्या उनको वो कोई काबीना में से हिस्सा देते हैं या आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनते हैं, ये अलग बात है। लेकिन बिलावल का और शहबाज शरीफ का फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब ख़ुद ही वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब जो उनके इवन वेल विशर भी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो भी कह रहे हैं कि जी देखें इस तरह की इत्तेहादी हुकूमत इनको नहीं लेनी चाहिए, बदनामी गले पड़ जाएगी। पहले भी इनका फ़ैसला गलत था तहरीक अदम एतमाद का और हुकूमत लेने का। तो मेरी इस सिलसिले में अर्ज़ है कि बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं था। ये कहना बहुत आसान है कि अगर इमरान खान को 5 साल हुकूमत करने दी जाती तो वो ख़ुद बहुत बुरी तरह गिर जाता और जो है वो दोबारा कभी भी सियासत में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। उनके जो प्लान्स थे उस वक़्त इमरान खान साहब के और जो उस वक़्त के जो DGIA थे जनरल फैज़ हमीद, उनके साथ मिल के वो बड़े खौफनाक थे। लाजिम बात है आर्मी चीफ़ की तैनाती फिर इमरान खान करते तो फिर कौन होता आर्मी चीफ़? जनरल फैज़ होता। तो फिर इन दोनों ने मिलकर तो 10-15 साल आगे हुकूमत करनी थी। तो ये जो आज इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर किसी ने सारी सियासी पार्टियां अंदर होनी थी और वोटरों को किसी ने वोट भी डालने नहीं जाने देना था, मारना भी था, घसीटना भी था और अंदर भी डालना था।
तो फिर ये वो जो उस वक्त तक डैमेज पाकिस्तान को हो चुका हुआ था, उसको वहाँ उस डैमेज को वहाँ पर रोक लिया गया, वरना अभी पता नहीं क्या हो जाता। तो वो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद का लाना ठीक फ़ैसला था। दूसरी बात, मैं नवाज शरीफ साहब बड़ी वज़ादार आदमी हैं, ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ, नवाज शरीफ साहब ने अभी चंद रोज़ पहले की अपनी स्पीच में मानी कि 2013 में केपी के अंदर उनको हुकूमत बनाने देना नवाज शरीफ की सियासी गलती थी। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया था कि जी चलें वो ठीक है, उनके पास अक्सियत नहीं है, लेकिन चलें वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो हुकूमत बना लें। और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर हुकूमत नहीं बनाई, हालांकि उस वक्त उनको मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान मिलकर वहाँ पर अपना नंबर पूरा करके हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वज़ादारी का सबूत दिया। वज़ादारी का क्या हुआ? वो वज़ादारी ऐसे गले पड़ी कि आज तक पड़ी हुई है। ना सिर्फ यह कि पीटीआई ने वहाँ पे हुकूमत बनाने के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर, विफाक के ऊपर सरकारी मशीनरी लेकर, सरकारी वसाइल लेकर कई दफ़ा हमला किया, धरने दिए, लॉकडाउन किया, उधर से केपी की मशीनरी, केपी की पुलिस इस्तेमाल होती रही विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने ही मुल्क के अंदर। और फिर उसी खैबर पख्तूनख्वा की तबाही भेज देगी माशी तौर पर। वो बिलियन ट्री सुनामी के नाम पे अरबों खरबों रुपये निकल गए। आपको देखें, एक पेशावर की मेट्रो में कुछ 1.25 खरब रुपया जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। उतने में यहाँ पे 4-5 मेट्रो बना देता शहबाज शरीफ, ये जो कहते हैं कि जी बड़े हाजी हैं और बड़े साफ़ और शफाफ हैं। और वो मालम जब्बा स्कैंडल और पता नहीं कितने स्कैंडल्स वहाँ के आए, और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर वो जीत गए, इसलिए कि पहले जो उन्होंने कारनामे किए हुए थे उनको ये पता लग गया था कि जी यहाँ पर आप कोई काम भी ना करें, अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा ठीक है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर लोगों को शायद इतनी समझ नहीं है कि तामीर और तरक्की और बच्चों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ, ज़राए मवासलात, मुल्की मईशत आगे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या इमरान खान के जलसे से नचन मेरा दिल करता है नक दा कोका वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो 350 डैम और 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे आज भी लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड पर कहीं पर भी नहीं है। फिर उसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी ख़जाने से सोशल मीडिया के ब्रिगेड्स तैयार किए गए, ट्रोल्स तैयार किए गए, हज़ारों लोग भर्ती किए गए और अपनी ही वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, और उसके बाद आज तक वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग निगरान हुकूमत ने निकाले भी, लेकिन अभी भी ये ऐसी इतलात हैं कि ह्यूज लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ खातों से वहाँ से तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब ने ज़र्फ़ दिखाया, लेकिन उसी तरह जब 2018 में मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तो इमरान खान ने कोई ज़र्फ़ नहीं दिखाया। उन्होंने वो जहाज़ चलवा के बंदे ख़रीद कर मुबैना तौर पर शामिल करवा के बुज़दार और गोगी के हवाले कर दिया पूरा पंजाब। तो यहाँ पर वो भी फिर अगर ज़र्फ़ दिखाते तो शायद ना होता, लेकिन वहाँ पर पोजीशन है कि आप ज़र्फ़ वहाँ पे दिखाएं जहाँ पे अगला बंदा जो है वो भी उसको भी कोई ज़र्फ़ वाली बात समझ आती हो। हमारे यहाँ तो मतलब मैं तो उस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप बढ़ के मारें, गालियाँ दें लोगों को, नकलें उतारें लोगों की, सोशल मीडिया ट्रोलिंग करें और नाच गाने पर लगा दें, लंगर खाने पर लगा दें, लोग खुश रहते हैं, कहते हैं वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले। कोई भी नहीं देखता कि यार वो बंदा खुद बयान दे रहा है जेल के अंदर से, मैं 19 महीने से बैठा हूँ, मेरे से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और लोगों में ये सोशल मीडिया फैला रहा है कि खान तो डटा पड़ा, खान उधर लेटा पड़ा, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि डटा पड़ा। तो ये सारा कुछ है। अब मामला ये है कि अब आइंदा की जो सियासत है वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, ये वज़ादारी की सियासत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वहाँ पर दिखाएं जहाँ पर दिखानी चाहिए। जहाँ पे आपका ऐसे लोगों से सामना है जहाँ पे वज़ादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप खुद 2 कदम पीछे हट जाएं और फिर उन्हीं के लेवल के लोग जो नहीं आगे ज़रा करके उनके साथ टक्कर लें, तो तभी लोगों को भी समझ आएगी कि अच्छा यार हम ना वैसे भी हीरोइज़म वाले लोग हैं। हम वो अक्सर एक मिसाल देते हैं कि वो लोग जाते थे ना सिनेमा में, तो सुल्तान रही जब बड़क मारता था कि ओए डिप्टी, तो पूरा हाल तालियाँ बजाता था, सीटियाँ बजाता था। तो लोगों को उस तरह की बड़कबाजी ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग बहरहाल हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर कोई एजुकेशन लेवल ज़्यादा बढ़े तो कोई बात ठीक हो जाए, लेकिन ये कहाँ पे चंगे चंगे पढ़े लिखे लोग भी जहालत का मुजाहरा कर जाते हैं, अपनी उसके लिए करते होंगे। तो ये इस वक्त मामलात हैं। अब आते हैं हम इस बात की तरफ, तो क्या इलेक्शन में जो रिजल्ट्स में ताख़ीर हुई उसके नतीजे में कोई झरलू फेरा गया? मैं आपसे 2-3 बातें कर लेता हूँ सीधी सीधी सी। कहा जा रहा है कि जी पिंडी में, जी चकवाल में जी पीटीआई जीत रही थी, जो इस्लामाबाद में पीटीआई जीत रही थी इब्तदाई रिजल्ट्स में, और बाद में हार गई। ओके, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो उन्हीं इब्तदाई रिजल्ट्स के अंदर राना सनाउल्लाह भी जीत रहा था, ख्वाजा साद रफ़ीक भी जीत रहा था, लिया से सारी सीटें भी जीत रहे थे।
तो वो फिर क्यों हार गए? अगर जरलू फिरा है तो उनको तो फिर जिताया जाना चाहिए था, जब इब्तदाई रिजल्ट्स में भी जीते हुए नज़र आ रहे थे मुस्लिम लीग नून के। शेख रोहेल असगर के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो फिर क्यों जीत गए? वो क्यों हार गए? अगर जरलू फिरा होता तो वो कम से कम वो तो जीते, जो पहले इब्तदाई रिजल्ट्स में भी जीते हुए नज़र आ रहे थे। तो अगर जरलू फिरा जाता तो फिर वो सारा उस तरह से फिरा जाता। कोई जरलू शरलू नहीं फिरा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब इन्होंने जो मशीन बनाई थी ना, जिसके ज़रिए इन्होंने रिजल्ट सबमिट करने थे, कोई इलेक्शन से 10-15 दिन पहले एक इन्होंने मॉक प्रैक्टिस की थी, और उस मॉक प्रैक्टिस में जब वो रिजल्ट डाले गए पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट अफसर ने, तो वो सिस्टम बैठ गया था और रात 12 बजे जाके बहाल हुआ था। तो मेरा ख्याल है कल कोई इसी तरह का मामला हुआ है। और बाकी अब आइंदा की जो सियासत है उसके लिए जो नए दौर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक चलना होगा। अखबार के ज़माने से अब बाहर निकलना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।